अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। सानहा 26 नवंबर को 91 दिन मुकम्मल हो गए और इन 91 दिनों में अब तक इस बात का हिसाब शुरू भी नहीं हो सका कि वो शहरी जो अपने एहतजाज की गर्ज से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचे थे, उन पे बराह रास्त गोलियां क्यों बरसाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मद में क्या किया है। वसीम, मैं और आप नाजरीन को ये तफसीलात तो बताएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि 91 दिन हो गए हैं, अब तक कहाँ पहुंची है सानहा 26 नवंबर की तहकीक, या वो कानूनी चारा जोई, या रियासत इस पर क्या कहती है। देखिए, बड़े अंदोनाक दिन था। आप और मैंने उसको कवर किया, उस दिन को विटनेस किया, फिर उस दिन को रिपोर्ट किया। और दिल खून के आंसू होता है कि जब अपने मुल्क की ही सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ही मुल्क के एहतजाज करने वाले, अपने हकूक़ मांगने वाले पुरअमन मुहिब वतन शहरी, उनके ऊपर स्ट्रेट गोलियां मारें, ताक ताक कर गोलियां मारें, स्नाइपर से फायर करें, लोगों के सर खोलें और उसके बाद उसको भी सियासत की नज़र करें। तो कोई महज़ब माशरा होता तो चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सरबराहान हैं, ये हुकूमत वक्त है, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होती। लेकिन क्या कीजिए, वतन अज़ीज़ है, पाकिस्तान है, जंगल का कानून है। लेकिन इस जंगल के कानून में इन 91 दिनों में क्या हुआ है, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो नाज़रीन के सामने रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं कि हम अपनी अंधोनाक तारीख़, जो कि अभी रिसेंट पास्ट है, मरियम ने आपको बताया कि 91 दिन गुजरे हैं, कोई ज़्यादा माजी नहीं है कि हम भूल जाएं। हमें याद रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। हुकूमत वक्त जो है वो इस बात पे आज भी बजीद है कि कोई गोली नहीं चली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तो 14 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके, वो मनो मिट्टी तले जाकर सो चुके। तो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए था, ताकि इस बात का तयन होता कि मरियम और मैंने जो उस दिन विटनेस किया, वो क्या हम झूठ रिपोर्ट कर रहे थे या हक़ाइक़ क्या थे। बहरहाल 3 डेवलपमेंट्स हैं मरियम आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इस्तगासा की दरख्वास्त दायर की थी FIR के इंदराज के लिए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। उस पर अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, कितनी समातें हुई हैं, और उसमें बैरिस्टर गोहर और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत जो है वो किस तरह कम्प्लिसिट रही है, वो किस तरह मौजूदा हुकूमत इस्टाब्लिशमेंट के साथ बज़ाहिर उन्हीं की साइड पे खेलती नज़र आ रही है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट में पहली मरतबा, हमने आपको पता है मरियम कि हम ये PTI की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। हम इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, मगर इतना बड़ा जब स्टेटमेंट दिया है मैंने आपको, तो जो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा उससे इस बात का इदराक होता है कि किस तरह ये कॉम्प्लिसिट थी ये PTI की क़यादत। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग़ालिबन कोई 90 दिन के बाद उन्हें होश आया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और उसमें कहा गया कि कोई CCTV फुटेजेस जो है वो इन एरियाज़ की और उन तारीख़ों की वो दी जाएँ। और तीसरी डेवलपमेंट, वो सबसे अहम डेवलपमेंट है, वो आर्मी चीफ से मंसूब किया गया एक बयान है, जो कि कोई सहाफ़ी, जो कि कोई सियासतदान नहीं, बल्कि एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव यानी कि अली अमीन गंडापुर, जिसके बारे में ये रियासत नरम गोशा भी बहुत हद तक रखती है। और 26 नवंबर के एहतजाज पर तो तोपों का रुख जो है वो बुशरा बीबी की तरफ था। अली अमीन गंडापुर जो है वो तो रियासत के गुड बुक्स में थे, तो उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया और उनके बकौल के आर्मी चीफ ने ये सारा मुद्दा वफाकी हुकूमत के खाते में डाला है और उन्होंने कहा है कि हम जी पाबंद थे हुकूमत वक्त के फैसलों के, जो हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ। तो मरियम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्तगासा की दरख्वास्त की, बजाय इसके कि मैं उसकी टाइमलाइन पे जाऊं। इस्तगासा होता क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, ये ज़रा आप बता दें। देखिए, हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी एक शिक है सेक्शन 200, जिसके तहत अगर मौके पर, यानी होता तो यही है कि किसी भी क्रिमिनल जो मैटर होता है उसकी FIR को एज सून एज पॉसिबल दर्ज किया जाता है, क्योंकि जो वक़ूए का इंदराज होता है, पहली जो फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट यानी FIR है, उसके इंदराज के दरमियान और वक़ूए के दरमियान के दौरानिए को भी क्रिमिनल मैटर्स में देखा जाता है। और BCO ऐसे मुकदमात है जहां पर मुल्ज़िमान को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि FIR का इंदराज ताख़ीर से हुआ। तो अब FIR तो दर्ज हुई नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के बाद तितर बितर थी। ज़ाहिरी बात है, सानहा था, बहुत सारे लोग शौक में थे, बहुत सारे जो उनकी क़यादत ऑलरेडी बाहर है। इमरान खान के बगैर हम सबको मालूम है कि उसका हाल क्या है, इमरान खान से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो बाद में जाकर उनको ये तकरीबन कोई महीने बाद ये ख्याल आया कि अब वो ये दरख्वास्त कई हफ्तों बाद कि वो दायर करें। तो जब FIR दर्ज नहीं होती तो उसके बाद जो इमीडिएट रेमेडी होती है या हल होता है वो यही होता है कि आप एक इस्तगासा की दरख्वास्त दायर करते हैं।
सेक्शन 200 ये कहता है कि ये 3 तरह की दरख्वास्त हो सकती है। कोई वकुआ हुआ मजिस्ट्रेट खुद भी उस पर कार्रवाई कर सकता है, कोई वकुआ हुआ कोई प्राइवेट कंप्लेंट दायर हो सकती है, या फिर कोई एक मजिस्ट्रेट दूसरे अपने साथी मजिस्ट्रेट के पास उसको मामले को रेफर कर देता है। तो यहाँ पर प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई, और ये कंप्लेंट दायर की गई थी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनके मुख्तलिफ बयानात को कोट करके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी इससे मुतालिक इस मद में एविडेंस थी वो सारी इसके साथ अटैच की और दरख्वास्त दे दी इस्लामाबाद की सेशन अदालत में। हुआ क्या वो आपको वैसे बताएंगे, लेकिन सेक्शन 200 पर आते हुए इसका मकसद ये होता है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट दरख्वास्त दायर करता है, जैसे कि इस मिसाल के तौर पर 26 नवंबर की जो FIR तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन ये जो प्राइवेट कंप्लेंट थी ये दायर की बैरिस्टर गौहर ने बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। तो सबसे पहले जो दरख्वास्त दायर करने वाला होता है, अदालत ये देखती है कि आया वो दरख्वास्त किसी प्राइवेट शहरी के खिलाफ है या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है। तो जब वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ होती है तो बराह रास्त नोटिस जारी नहीं किए जाते, बल्कि होता ये है कि पहले जांच की जाती है। वो जो दरख्वास्त दायर करने वाला होता है, दरख्वास्त गुजार शिकायत करंदा, वो पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, अपने पास जो सबूत होते हैं वो दिखाता है। अगर अदालत ये समझती है कि हाँ इस शख्स की दरख्वास्त काबिल समात है तो फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है, और अगर अदालत को ये लगता है कि ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है तो कार्रवाई से कबल ही मामला ख़त्म हो जाता है। अगर दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी जाए तो उसके बाद ये होता है कि जो पार्टीज़ होती है जिनके खिलाफ वो दरख्वास्त दी गई होती है, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ है, उन सबको नोटिस जारी होते हैं। और जब तक ये मामला चलता है, किसी आम सिविल कोर्ट के जो पूरी का पूरा प्रोसीजर है ना कि पेश होंगे, विटनेसेस आएंगे, फिर उनके रिकॉर्ड उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद होंगे, रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जिरा होगी, वो सब कुछ होता है। और इस सब के दौरान जो शिकायत करंदा जिन अफराद को नामजद करता है उन सबको अदालत में हर तारीख पर मौजूद होना होता है। बसूरत दीगर मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है, जज के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस शख्स के काबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जो है नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी करे और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दे। तो इस मुकदमे के अंदर क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो इन्वॉल्व है, तो अदालत ने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दायर करने से आज तकरीबन 2.5 माह का अरसा हो गया है, इस पर मामला बैरिस्टर गौहर के बयान कलमबंद होने तक भी नहीं पहुंचा है। हुआ क्या वसीम, अब वो बता दें ताकि फिर हम आगे गुफ्तगू कर सकें। जो मैंने बात कही कि इसमें PTI की क़यादत कॉम्प्लिसिट है, हुआ कुछ यूँ कि PTI ने जब 26 नवंबर के तनाजुर में क्रिमिनल कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म और दीगर के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर किया तो इसकी पहली तारीख पड़ती है 13 दिसंबर को। चूँकि अब इस्तग़ासा में इब्तदाई बयान, जैसे मरियम आपको बता चुकी हैं कि शिकायत कुनंदा का रिकॉर्ड होना होता है, लेकिन 13 दिसंबर को बैरिस्टर गौहर साहब ताख़ीर से पहुँचते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मुझे आज भी याद है कि PTI की बहुत सारी क़यादत उस दिन भी गायब थी। जो MWM है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, वो PTI की अलाई है, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो पता चला कि 13 दिसंबर को सबसे पहले वो पहुँचे और वहाँ पता चलने पर मौजूद हुआ कि ना तो बैरिस्टर गौहर मौजूद है और ना ही PTI के वकील जो लतीफ़ कोसा हैं वो पहुँचे हैं। तो ताख़ीर से पहुँचने पर बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, लिहाजा दूसरी तारीख पड़ती है 10 रोज़ बाद, यानी कि 23 दिसंबर 2024 को। अच्छा, इस दौरान जो जज साहब होते हैं वो इस्लामाबाद के सेशन जज आज़म खान साहब होते हैं। तो दूसरी तारीख 23 दिसंबर को भी जब केस कॉल होता है तो बैरिस्टर गौहर मौके पर मौजूद नहीं होते, वो नहीं पहुँचते, जिसके बाद तारीख पड़ती है 15 जनवरी। तो अब 13 दिसंबर और फिर 23 दिसंबर, 2 तारीखों में शिकायत कुनंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शायद उनकी आंख नहीं खुलती, शायद वो मौसूफ जागते नहीं हैं, वो वक्त पर नहीं पहुंचते। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर इतनी क़यामत ढा दी गई, इतना बड़ा सानिया हुआ और उनका कोई वहाँ पर वली वारिस नहीं बनता था, तो फिर जो PTI के चेयरमैन है उनको ये ज़हमत तक नहीं हुई कि वो कमरा अदालत में पहुँचें। और 2 तारीखों पर तो सिर्फ इल्तवा इसलिए हुआ जो, यानी कि 13 दिसंबर से 15 जनवरी, 1 महीना और 2 दिन सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पहुँचे नहीं थे, इसलिए ये तारीखें पड़ी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को जब मीडिया पर, सोशल मीडिया पर 13 दिसंबर फिर 23 दिसंबर 2 तारीखें पड़ गई। तीसरी तारीख जो थी वो 15 जनवरी की थी।
15 जनवरी को चूंकि अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खासी तनकीद होती है, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो वक्त पर पहुंचते हैं, मगर लतीफ़ खोसा साहब के जो साहबजादे हैं खुरम खोसा साहब, वो कहते हैं कि सिर्फ गौहर साहब का बयान रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड करें। वो अदालत से इस्तदा रखते हैं और वो ये दरख्वास्त करते हैं कि सिर्फ ये जो मुकदमा है इसको बैरिस्टर गौहर की इंडिविजुअल दरख्वास्त ना समझा जाए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत की भी दरख्वास्त समझा जाए। पूरी PTI की ये दरख्वास्त है, बैरिस्टर गौहर की इंडिविजुअल दरख्वास्त नहीं है, ताकि अगर वो नहीं भी है तो मामला आगे प्रोसीड हो सके। जिसके बाद केस की कार्रवाई जो है वो 29 जनवरी तक मुलतवी होती है। अच्छा, अब 29 जनवरी के बाद आता है 20 जनवरी। 20 जनवरी को जो सेशन जज हैं आजम खान साहब, वो एलिवेट होकर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 जनवरी की तारीख के बाद जो अगली तारीख दी जाती है उसके दरमियान आजम खान समेत जो एक और जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज वो मुंतखब हो जाते हैं, और यूँ वो जज साहब जिनके सामने ये मुकदमा लगाया गया था उनको नवाज के ऊपर पहुंचा दिया गया, और फिर अगली समाअत पर जज कौन होगा उस टाइम तक मालूम नहीं था। फिर 29 जनवरी को जब समाअत होती है तो सीनियर सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके पास केस लगता है। ज़ेबा चौधरी साहिबा कहती हैं कि इसे किसी मुस्तकिल जज के सामने लगना चाहिए, लिहाजा केस की समाअत मुलतवी कर दी जाती है। अगली केस की समाअत होती है 22 फरवरी को, यानी 2-3 दिन कबल। 22 फरवरी को समाअत होती है। लतीफ़ खोसा साहब उस रोज़ भी मसरूफ़ होते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर साहब मसरूफ़ तो कभी लतीफ़ खोसा साहब मसरूफ़। अब आप अंदाज़ा खुद कर लीजिए। और दोनों ही मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नशिस्त से, इमरान खान की हिमायत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के वोटों से इस वक्त कौमी असम्बली में बैठे हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब नहीं होते, जो उनके जूनियर वकील हैं वो पेश होते हैं, और फिर केस की समाअत जो है वो 15 मार्च तक मुलतवी कर दी जाती है, और बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया जाता है बैरिस्टर गौहर को 15 मार्च को, जो अब आने वाली 15 मार्च है। तो यहाँ पर वसीम, आई एम सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो एक अहम अमर है वो ये है कि ज़ेबा चौधरी साहब ने 29 जनवरी को समाअत कर ली। उसके बाद उन्होंने एडजर्न कर दिया, और जो नेक्स्ट डेट मुस्तकिल एक जज के सामने ये मुकदमा आना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वकील जो कि जूनियर वकील हैं और लतीफ़ खोसा की जगह पेश हुए 22 फरवरी को बैरिस्टर गौहर के साथ अदालत में, वो सरदार मसरूफ़ हैं, और उन्होंने ये बताया कि अब जो जज साहब जिनको कि इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला देने की पादाश में मुस्तकिल इस्लामाबाद की पादाश में या इनाम में उनको इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है उसमें एक मरतबा फिर शामिल कर लिया गया है, जहां से वो निकाले जा चुके थे। जज साहब का नाम है मशहूर ज़माना नासिर जावेद राना, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो अपने जूनियर जज के ऊपर बराह रास्त 2 इल्ज़ाम हो चुके हैं। पहला इल्ज़ाम तो ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का फैसला है कि उन्होंने एक मुलजिम को बगैर उसके पेश हुए फिजिकल रिमांड दे दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी सोमोटो केस था, वहाँ पर झूठे बयान हल्फी और एफिडेविट जमा करवाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नासिर जावेद राना के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। लेकिन मौसूफ इतने ताकतवर हैं या फिर ताकतवरों के इतने करीबी दोस्त हैं कि वो वहाँ से भी बच निकले, और फिर वो इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज लग गए थे। और एडिशनल सेशन जज लगे तो 2022 अतर मिनल्ला साहब उस वक्त इस्लामाबाद की अदलिया के सरबराह थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नासिर जावेद राना की कारकर्दगी से नाला थे। वसीम सिर्फ नाला नहीं थी, उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि ये मौसूफ अपने एक जूनियर जज के चैम्बर में जाते हैं और एक केस के बारे में उनको प्रेशराइज करते हैं कि तुमने फ़लाँ मुकदमे में ये फ़ैसला देना है, तो वो कंप्लेंट ऊपर आती है और ये चीज़ साबित हो जाती है। साबित होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रिकमेंडेशन पर जस्टिस अतर मिनल्ला इसे इस्लामाबाद की जुडिशरी से निकाल देते। लेकिन जैसे ही जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचते हैं, ये मौसूफ फिर यहाँ वापस आते हैं और उसके बाद ये नैब के जज बन जाते हैं। नैब के जज के तौर पर ये इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाते हैं, और उसके बाद एक मरतबा फिर अब ये इस्लामाबाद के सीनियर सेशन जज लगा दिए गए हैं। और इनके पास बताने वाले ये भी बताते हैं कि नासिर जावेद राना ने गिला किया था कि मैंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुकदमे का फैसला सुना दिया, अब तो नैब में कुछ है नहीं, वहाँ तो बोरियत है, तो मुझे वापस इस्लामाबाद एलिवेट कर दिया जाए। तो अब इस्लामाबाद में उनको बतौर सेशन जज, लेकिन एक सुनीद ये भी है, कहीं ना कहीं अफवाहें ये भी हैं, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, र्यूमर्स हैं, और वो ये हैं कि फैसला इन्होंने नहीं लिखा था अलकादिर ट्रस्ट केस का। बहरहाल सुनाने की जसारत तो की थी ना पहले, तो कितने लोग जो है फैसला इनके पास मौजूद भी नहीं था, वो एक खुफिया एजेंसियों का एक्स अकाउंट है, उसके ऊपर सबसे पहले फैसले की कॉपी जो है पोस्ट हुई थी। बहरहाल तो ये एक डेवलपमेंट है नाजरीन। और दूसरा इसमें ये है
کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے 20 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گور بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر وکلا بھی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 24 سے 27 نومبر 2024 تک 26 نمبر چنگی، سری نگر ہائی وے، 0 پوائنٹ، ڈی چوک، بلو ایریا اور یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں کے CCTV فوٹیج اور زخمی مریضوں کی تعداد اور ان کے نام اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ دی جائیں، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر راج اور ایک ایسا چیف جسٹس جو خود کہتا ہے کہ مجھے تو حکومت نے پسند کیا ہے، وہ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی تک درخواست جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوئی۔ بالکل، اور اس میں ہم کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی کمپلیسٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ نے درخواست 13 دسمبر کو آپ کی پہلی سماعت ہوئی، آپ نے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں غالباً یہ درخواست دائر کر دی تھی، تب سے اب تک کم از کم آپ کے پاس مہینہ ڈیڑھ کا وقت تھا، 20 جنوری تک آپ نے کیوں انتظار کیا؟ تب آپ نے کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر نہیں کی؟ ٹیک اپ ہو سکتی تھی، معاملہ چل سکتا تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ٹیک اپ آپ کہہ رہی ہیں انتظار نہیں کیا، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ وقت پر عدالت نہیں پہنچتے، ان کا بیان اب تک سٹیٹمنٹ لیکن ریکارڈ پی ٹی نہیں آئی ہوا۔ صرف بیرسٹر گوہر تو نہیں ہے نا وسیم، دیکھیے ان کے نام پہ وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کا بیان ریکارڈ ہونا تھا۔ اب باقی قیادت بھی ایکولی ہی ہے، بجائے ان کے دیکھیے ایک سیکنڈ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بہت سارے معاملات میں کمپلیسٹ ہوں گے، بیان ان کا ریکارڈ ہونا تھا کہ وہ صبح 8 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں، بیان تو بیرسٹر گوہر کا ہی ڈیفینیٹلی بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں، آپ کو یاد ہے آرمی چیف سے ملاقات کے بعد کیسے بچوں کی طرح پھولے نہیں سمارتے۔ بہرحال اب جو وزیر اعلیٰ کے پی ہے وہ اس متعلق کہ گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور جو کہ 4 اکتوبر کو اپنے کارکنان کو چھوڑ کے کوئی 36 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے، 12 اضلاع کا سفر کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملکی فوج کے سربراہ یعنی جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر اسلام آباد میں چلائی جانے والی گولیوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ گولی کیوں چلائی کے حوالے سے بار بار آرمی چیف سے سوال کیا، جس پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے وفاقی حکومت کے ماتحت رہ کے کام کیا، ہم وفاقی حکومت کے ماتحت آتے ہیں۔ آرمی چیف کے مطابق وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 نافذ کیا تھا اور اس کے تحت جو کچھ بھی ہوا وہ حکومتی احکامات پر ہوا۔ تو وسیم آرمی چیف نے تو اگر علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ کو میں درست مانوں یا ان کے الفاظ کوٹ کروں تو انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں جو کہ انہوں نے گزشتہ روز دیا ہے کہیں نہیں کہا، کہیں بھی نہیں کہا کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم نے تو گولی نہیں چلائی۔ گولی چلی ہی نہیں۔ وفاقی حکومت کی اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پوری اس وقت کہانی رام لیلا یہ تھی، اس وقت پورا نیریٹو یہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے، گولی چلی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کے شہدا؟ وہ تو متی اللہ جان کا شکر گزار ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف، بلکہ پوری پاکستانی عوام کو اور ہم صحافتی کمیونٹی کو کہ ایٹ لیسٹ کسی نے تو اس وقت ایک کریج دکھائی، جرت دکھائی کہ ایک انویسٹیگیٹو سٹوری وہ لے کر سامنے آئے۔ پمز اور پولی کلینک کے ڈیٹا کے مطابق انہوں نے بتایا کہ کتنی جو سر کی اموات کتنی ہیں، زخمی کتنے ہیں، کس کو سر میں گولی لگی ہے، کس کو سینے پہ گولی لگی ہے، انہوں نے پورے ڈیٹا کے ساتھ ساری جو کلائی ہے وہ کھولی، کچا چٹھا کھولا۔ لیکن اس وقت تک کہتے رہے، بلکہ آج تک کہتے رہے یہ لوگ کہ گولی نہیں چلی، لیکن علی امین گنڈا پور کے مطابق اس ملک کے آرمی چیف، پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گولی نہیں چلی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، جو انیشیٹو لیے گئے وہ اس روز اس لیے لیے گئے کیونکہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج جو ہے وہ طلب کی گئی تھی اور وفاقی حکومت کی ڈائریکشنز کے مطابق ہی جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ بہرحال 26 نومبر ایک سانحہ تھا، اس میں انسانی زندگیاں گئی، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کی حکومت وقت ہے نہ صرف وہ اس واقعے کو بلائی بیٹھی ہے بلکہ وہ کچھ جانوروں کے معاملات میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، ان کے حقوق ان کو زیادہ یاد ہے۔ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اس ٹائم لائن اور اپنی اس تاریخ سے تھوڑا آگے بڑھے گی اور بیرسٹر گوہر سمیت جو وکلا ہیں وہ اس جو 26 نومبر کا واقعہ ہے، اس کی درخواست جو پرائیویٹ کمپلینٹ انہوں نے دائر کر رکھی ہے اس پر کچھ جو ہے وہ برگرفتاری سے کام کریں گے، اور پھر جو ناصر جاوید رانا ہے امید کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ابھی بیان ریکارڈ ہونے کے بعد ہی بند نہیں کریں گے بلکہ نوٹسز کر کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہر صورت میں دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔